यदि आपका बोर्ड एग्ज़ाम है तो आप यह वीडियो मिस मत करना। हिंदी के सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैंने एक ही वीडियो में ला के रख दिया। लास्ट टाइम में इसे ज़रूर करके जाएं, इससे आपको क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई है? उद्धव प्रेम, कृष्ण प्रेम, संगीत प्रेम, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है कृष्ण प्रेम। क्या आंसर? कृष्ण प्रेम। गोपियाँ किसके प्रति कैसी भावना रखती है? विरोध की, क्रोध की, प्रेम की या घृणा की? तो प्रेम की। कवि के अनुसार गोपियाँ का स्वभाव कैसा है? चतुर, निर्दयी, घमंडी या भोला? भोला। गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? वृंदावन, मथुरा, ब्रज या द्वारका? तो मथुरा चले गए थे। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? सेवक, सुदामा, उद्धव या बलराम? तो बलराम लेके आए थे। इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों ने स्वयं से की है? चकोर, मोर, कोयल या हारिल? तो यह है हारिल। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश या इनमें से कोई नहीं? तो लाए थे योग संदेश। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? मिलन की आशा जग गई, विरह की आग जगी, खुशी की आग जगी, प्रेम की आग जगी? तो विरह की आग जगी। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? पीपल के पत्ते, कमल के पत्ते, केले के पत्ते या नीम के पत्ते? तो कमल के पत्ते। उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूत रह गए? गोपियों की, सूरदास की, कृष्ण की, किसी की भी नहीं? तो कृष्ण की। आगे चलेंगे। सूरदास का जन्म कब हुआ? तो बोले सन 1478 में। उनके गुरु का क्या नाम था? वल्लभ भाईचार्य। उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई? सन 1583 पारसोली में। उनके काव्य की भाषा क्या है? ब्रज। उनके काव्य में किन रसों का निखरा हुआ स्वरूप है? वात्सल्य और श्रृंगार। उनका प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? सूरसागर। आगे देखेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो तुलसीदास। आगे देखेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम किस ग्रंथ का अंश है? रामायण, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली? तो रामचरितमानस। शिव धनुष कैसे टूट गया? जोर लगाने से, केवल छूने मात्र से, गिरने से, उपयुक्त से? कोई नहीं, केवल छूने मात्र से। राम और लक्ष्मण सीता जी के स्वयंवर में किस मुनि के साथ आए थे? मुनि वशिष्ठ, मुनि नारद, विश्वामित्र? तो विश्वामित्र। राम का संबंध किस वंश से है? सूर्यवंश, चंद्रवंश, यदुवंश या हरिवंश? तो सूर्यवंश। क्षत्रिय कुल द्रोही कौन है? दशरथ, जनक, परशुराम, राम? तो परशुराम। सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा, इस पंक्ति का प्रयुक्त अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण या उपमा? तो अनुप्रास। शूरवीर को अपनी वीरता में प्रदर्शित करनी चाहिए स्वयंवर के समय, अपने को और अपने उनसे बड़ा बताने के समय, युद्ध भूमि में या राजभवन में? तो युद्ध भूमि में। तुम तो कालू हाँक जनू लावा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? हास्य रस, करुणा रस, शांत रस, वीर रस? तो वीर रस। प्रातः काल होने पर बालक रूपी वसंत को कौन जगाता है? कौआ, मोर, तोता, गुलाब? तो गुलाब। डार दुम चटकारी दे, इस कविता की पंक्तियों में निहित रस का नाम लिखिए। वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस या शांत रस? तो वात्सल रस। क्या होगा? वात्सल रस। आगे देखेंगे। देव की कविता में फटिक का अर्थ है फटना, फैलना, गले पड़ना। स्फटिक एक तरह का सफ़ेद बहुमूल्य तथा पारदर्शी पत्थर। तो क्या होगा? स्फटिक। क्या होगा? स्फटिक एक तरह का सफ़ेद बहुमूल्य तथा पारदर्शी पत्थर। कवि को कृष्ण के चेहरे पर फैली मुस्कान कैसी लग रही है? फूल के समान, चंचल मछली के समान, चांदी के समान या पवित्र जल के समान? तो चांदी के समान। पायनी नुपुर मंजू बजे सवैये में कृष्ण का कैसा वर्णन है?
सामंती वैभव का, अलौकिक रूप का, साधारण बाल रूप का, चमत्कारी रूप का? तो सामंती वैभव का। राधा में कौन सी फूल की सुगंध मिली हुई है? मल्लिका, चमेली, चंपा, गुलाब? तो मल्लिका। बालक रूपी बसंत की नज़र कौन उतार रही है? कोयल, कंजकली, लता, गुलाब की पंक्तियाँ? कंजकली। बालक रूपी बसंत के शरीर में कैसा झबला है? ऊन, सूती, फूल का झबला, पत्तों का झबला? तो फूलों का झबला। कृष्ण किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं? चंद्रमा की तरह, सूर्य की तरह, तारा गणों की तरह, या वस्त्र आभूषण युक्त होकर? इसका होगा वस्त्र आभूषण युक्त होकर। कवि ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है? राजसी, वैरागी, सामाजिक या पारिवारिक? तो राजसी। उत्सा कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन? इनमें से कोई नहीं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या होगा? उत्सा कविता के कवि में किसको संबोधित किया है? बिजली को, धरती को, आकाश को, या बादल को? तो बादल को। उत्सा कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? धरती से, आकाश से, कवि से? इनमें से कोई नहीं। तो कवि से। कवि बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहा है? गर्जन के साथ, पत्थर के साथ, बिना गर्जन के साथ, या धीरे धीरे? तो गर्जन के साथ। उत्सा कविता में सम्मिलित शब्द गगन का प्राचीन शब्द क्या होगा? आकाश, धरती, पाताल, या बादल? तो आकाश होगा। कवि किसको गरजने के लिए कह रहा है? तो बादल को। कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है? बड़े बदलाव के लिए अथवा क्रांति के लिए? कवि ने कविता में ललित ललित किसे कहा है? बादल को। धरती के लोग विकल विकल क्यों हैं? अत्यधिक गर्मी के कारण। बादल को बरसने पर धरती पर क्या परिवर्तन आ जाता है? धरती पर शीतलता छा जाती है। अट नहीं रही है कविता के कवि निम्न में से कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, या ऋतुराज? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अट नहीं रही कविता के अनुसार क्या अट नहीं रही है? फागुन का सौंदर्य, बारिश का सौंदर्य, गर्मी का सौंदर्य? इनमें से कोई नहीं। तो फागुन का सौंदर्य। कवि के अनुसार कौन सांस लेता है तो घर भर जाता है? कवि, लेखक, फागुन, या धरती? तो फागुन। फागुन के आभास से कौन पट नहीं रही? धरती, आकाश, मैदान, या पाताल? तो धरती। कविता के निम्नलिखित में से किस वाक्य में मानवीकरण अलंकार है? अट नहीं रही, पट नहीं रही, सट नहीं रही, या कहीं सांस लेते हो? कहीं सांस लेते हो। अट नहीं रही कविता के कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता में कौन सांस लेता है? फागुन। फागुन के प्रभाव में कौन आँख हटा रहा है? कवि। फागुन के मौसम में किस फूल का रंग लाल होता है? पलाश फूल का रंग लाल होता है। कवि को आकाश में उड़ने के लिए कौन पंख देता है? तो फागुन का महीना। कौन देता है? फागुन का महीना। यह दंद्रुति मुस्कान कविता के कवि हैं कौन है? नागार्जुन जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, या गिरिजा कुमार माथुर? तो नागार्जुन जी। इस कविता में व्याख्या का केंद्र बिंदु कौन है? कवि, माँ, बच्चा, या युवक? तो बच्चा। कवि मैथिली भाषा में किस नाम से लिखा करते थे? लेखक, कवि, यात्री, पथिक? तो यात्री। किसकी मुस्कान देखकर हताश और निराश व्यक्ति आशा का संचार हो जाता है? युवक का मुस्कान देखकर, युवती की मुस्कान देखकर, माँ की मुस्कान देखकर, या बच्चे की मुस्कान देखकर? बच्चे की मुस्कान देखकर। मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है? मरे हुए को जिंदा कर देना, हारे हुए को जिता देना, हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना, माँ बाप का काम आसान कर देना? तो हताश और निराश व्यक्ति को ने खुशी ला देना। फसल कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, या महादेवी वर्मा? इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन जी। कविता के अनुसार फसल किसका रूपांतरण है? पानी का, मिट्टी का, बादल का, या सूरज की किरणों का? तो सूरज के किरणों का। फसल किसका गुणधर्म है? मिट्टी का, पानी का, किसान का, या हाथ का? तो मिट्टी का। फसल से सीधा संबंध किसका रहता है? व्यापारी का, खरीदार का, किसान का, या सरकार का? तो किसान का। फसल किसका सिमटा हुआ संकोच है? किसान के हाथों का, व्यापारी के हाथों का, जिम्मेदारियों के हाथों का, या फिर हवा की थिरकन का? तो हवा की थिरकन का।
फसल कविता के कवि कौन है? कवि नागार्जुन। फसल कितने प्रकार के होते हैं? फसल 2 प्रकार के होते हैं, खरीफ होता है, रबी होता है। फसल किसके हाथों में स्पर्श की महिमा है? किसान के। फसल किसका गुणधर्म है? खेतों की मिट्टी का। कवि ने किसे सिमटा हुआ संकोच कहा है? फसल को। गिरिराज कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? 1918 में। गिरिराज कुमार माथुर के 2 काव्य संग्रह का नाम बताइए। इसके 2 काव्य संग्रह हैं, धूप के धान, नाश और निर्माण। गिरिराज कुमार माथुर ने के एक नाटक का नाम लिखे, जन्मकेद। इस कविता में कवि किसे छूने के लिए मना करता है? इस कविता में कवि छाया अर्थात बीते यादों को छूने के लिए मना करता है। मृग तृष्णा किसे कहा गया? मृग तृष्णा प्रभुता को कहा गया। यामिनी का क्या अर्थ है? तारों भरी चांदनी रात। यामिनी का अर्थ है तारों भरी चांदनी रात। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ? सन 1918 में। कवि छाया छूने से क्यों मना करता है? छाया भ्रम होती है, छाया काली होती है, छाया खतरनाक होती है। इससे मन को दुना दुख होता है, तो इससे मन को दुगुना दुख होता है। चांदनी किसका प्रतीक है? तो चांदनी प्रकाश का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। सुख की घड़ियों की, तो सुख की घड़ियों की प्रतीक है। छाया से कवि का क्या आशा है? छाया से कवि का आशा है भ्रम, परछाई, डरावना चित्र या अतीत की स्मृति। तो छाया का कवि का आशा है अतीत की स्मृति। सुरंग सुधियाँ से कवि का क्या तात्पर्य है? बुरी यादें, खुशनुमा यादें, भूली बिसरी यादें, झकझोर कर देने वाले क्षण। तो खुशनुमा यादें। यामिनी का अर्थ है क्या? यामिनी का अर्थ है वासर, निशा, काल या वात्य चक्र। तो निशा। कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया? जल, प्रभुता, समृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो प्रभुता को मृग तृष्णा कहा गया। शरद रात किसका प्रतीक है? ठंड का, खुशियों का, धन का या प्रेम का। तो खुशियों का। रस बसंत जीवन के किन दिनों का प्रतीक है? बुरे, निराश, सुहाने, इनमें से कोई नहीं। तो सुहाने। रेगिस्तान की रेत पर सूर्य की किरणों के पड़ने से पानी होने का आभास को क्या कहते हैं? मृग तृष्णा, चंद्रिका, कृष्णा, इनमें से कोई नहीं। तो मृग तृष्णा। ऋतुराज ने किस साहित्य का अध्ययन किया? तो अंग्रेजी साहित्य का। याद रखिएगा इसको, अंग्रेजी साहित्य का। ऋतुराज की 2 कविता संग्रहों का नाम लिखें। तो क्या क्या है? पुल पर पानी, सूरत नीरत। ऋतुराज को मिलने वाले 2 पुरस्कारों का नाम बताइए। तो परिमल सम्मान, पहल सम्मान। कन्यादान कविता में किसे दुख बाचना नहीं आता था? बेटी को। कन्यादान कविता में किसके दुख की बात की गई है? माँ के दुख की। कन्यादान कविता में किस और संकेत किया गया है? स्त्रियों के ऊपर होने वाले अत्याचार की ओर। लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र क्या थी? पुत्री, पूंजी, सहारा या कोई नहीं। तो पूंजी थी। आग रोटियां सेकने के लिए है, ब्लैंक के लिए नहीं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जलाने, जलने, खाने या खिलाने। तो जलने। कवि के अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? पेड़ को, आकाश को, कन्या को या पक्षी को। तो कन्या को। कन्यादान कविता के कवि कौन है? स्वयं प्रकाश, ऋतुराज, सूरदास या रहीमदास। इसका आंसर है ऋतुराज। कविता में लड़की के सयानी ना होने का क्या आशा है? जवान ना होना, अनपढ़ होना, दुनियादारी का ना समझना, उपयुक्त इसको नहीं। तो दुनियादारी को ना समझना। आग का प्रयोग किस कार्य के लिए बताया गया है? रोटियां सेकने के लिए, स्वयं जलने के लिए, दूसरों को जलाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो रोटियां सेकने के लिए। नारियों का बंधन किसे बताया गया है? नारियों का बंधन वस्त्र और आभूषण को बताया गया है। दुख बाचना से क्या अभिप्राय है? दुख को देखना, दुख का वर्णन करना, दुख को पढ़ना, दुख को गहराई से अनुभव करना। तो दुख को गहराई से अनुभव करना। लड़की जैसी दिखाई ना देना का तात्पर्य है लड़की मत बनना, लड़की की भांति श्रृंगार ना करना, कमजोर मत बनना, आभूषण मत पहनना। तो कमजोर मत बनना।
कमजोर मत बनना। ऋतुराज का जन्म कब हुआ था? तो ऋतुराज का जन्म 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में। संगतकार कवि के कवि कौन है? संगतकार कवि के कवि हैं आपके कौन कौन दिया? मंगलेश डबराल, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर आप दीजिएगा। संगतकार का अर्थ क्या है? संगत ऐसे चलिए, मंगलेश डबराल है उनका लेखक। कौन है? मंगलेश डबराल। संगतकार का अर्थ होता है मुख्य गायक, मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक, गीतकार या संगीतकार। तो मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक। जब मुख्य गायक का उत्साह अस्त होने लगता है तब हौसला कौन बढ़ाता है? गीतकार, कलाकार, संगीतकार या संगतकार। तो संगतकार। मुख्य गायक का स्वर कब बैठने लगता है? ऊंची आवाज़ में गाने के कारण, मध्यम आवाज़ में गाने के कारण, नीचे आवाज़ में गाने के कारण, कर्कश आवाज़ में गाने के कारण। तो हो जाएगा ऊंची आवाज़ में गाने के कारण। कवि ने किसके स्वर को चट्टान जैसी भारी स्वर कहा है? संगतकार के स्वर को, साहित्यकार के स्वर को, मुख्य गायक के स्वर को, सहायक गायकों के स्वर को। तो क्या हो जाएगा? मुख्य गायक के स्वर को। आगे देखते हैं, कवि ने किसकी आवाज़ को कमजोर कांपती हुई कहा है? तो संगतकार की आवाज़ को। कौन अंतरों के जटिल तानों के जंगल में कौन खो जाता है? गायक। संगतकार कब से गायक से गुंज मिलाता आया है? संगतकार कब से गायक से गुंज मिलाता आया है? तो प्राचीन काल से। तार सप्तक का क्या अर्थ होता है? गाने के क्रम में स्वर का ऊंचा होना। नौसिखिया का क्या अर्थ होता है? जिसने अभी अभी सीखना प्रारंभ किया हो। लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में हुआ था। वह किस पत्रिका से जुड़े? वसुधा पत्रिका से। सूरज कब निकलेगा? आएंगे अच्छे दिन भी। संधान नामक कहानी संग्रह किस लेखक के हैं? लेखक स्वयं प्रकाश के। नेताजी की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? नगर पालिका ने। पाठ नेताजी का चश्मा में मूर्ति के निर्माता का नाम क्या था? मास्टर मोतीलाल। क्या था? मास्टर मोतीलाल। मूर्ति को प्रतिदिन चश्मा कौन पहनाता था? तो कैप्टन चश्मे वाला। आजकल देशभक्ति को लोग क्या समझते हैं? मजाक। सुभाष की मूर्ति पर वास्तविक चश्मे का न होना हलदार साहब के लिए कैसी बात थी? चकित और द्रवित करने वाली। चश्मा वाला कैसा आदमी था? बूढ़ा, मरियल एवं लंगड़ा। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया? कस्बे के किसी गरीब बच्चे ने। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो नेताजी के चश्मा पाठ के लेखक है स्वयं प्रकाश। कौन है? स्वयं प्रकाश। नेताजी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे के बाएं से, मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे के दाएं, मुख्य बाजार के चौराहे पर, बाजार के बाहर। तो मुख्य बाजार के चौराहे पर लगाई गई थी। नेताजी की मूर्ति कहाँ लगाई गई थी? तो मुख्य बाजार के चौराहे पर। नेताजी मूर्ति में कैसे लग रहे थे? क्रोध एवं उग्र, क्रोधी एवं उग्र, शांत एवं क्रोधी, संघर्षशील और क्रांतिकारी, मासूम और कमसीन। तो मासूम और कमसीन। हलदार साहब को कौन सी बात बुरी लगी? मरियल सा बूढ़ा आदमी का सिर पर गंदी टोपी पहनना, पान वाले द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। गांधी टोपी पहना था। पान वाले द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। कैप्टन का गली गली में घूम के चश्मा बेचना। पान वाले द्वारा साफ इनकार करना। तो हो जाएगा पान वाले द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। चश्मे वाले को देखकर हलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए? पान वाले के द्वारा मजाक करने पर, पान वाले द्वारा चश्मे वाले को कैप्टन कहने पर, एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी की देशभक्ति को देखकर। इनमें से कोई नहीं। तो एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी को देशभक्ति को देखकर क्या हो गए? चक्कर पर पड़ गए हलदार साहब। हलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है? दोनों चश्मे बेचते थे, दोनों देशभक्त थे। पान वाला दोनों का मजाक बनाता था। इनमें से कोई नहीं। तो दोनों देशभक्त थे। हलदार साहब नेताजी की मूर्ति पर रियल चश्मा देखकर सर्वप्रथम क्या सोचते हैं? सोचते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य सराहनीय है। सोचते हैं कि नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है। सोचते हैं कि कैप्टन का कार्य सराहनीय है। सोचते हैं कि पान वाले का कार्य सराहनीय है। सोचते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य सराहनीय है। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है? ज्ञान प्राप्ति की उम्मीद, नए लोगों को देशभक्ति की उम्मीद,
अपनी तरक्की की उम्मीद, देश की तरक्की की उम्मीद, तो नए लोगों की देशभक्ति की उम्मीद। ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? मोतीलाल, किशनलाल, प्रेमलाल या सोहनलाल, तो मोतीलाल। क्या हो जाएगा? मोतीलाल। पाठ बाल गोविंद भगत में बाल गोविंद भगत कबीर के पदों को बड़ी आत्मीयता से गाते थे। उन गीतों में कौन सा भाव निहित था? प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, वियोग का, या इनमें से कोई नहीं, तो प्रभु मिलन का। बाल गोविंद भगत जी कौन सा व्यवसाय करते थे? खेती, दुकानदारी, पुस्तक विक्रेता, या कुछ नहीं, तो खेती। भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल क्यों रखा करते थे? बेटा ईमानदार था, बेटा समझदार था, बेटा सुस्त और बोधा था, बेटा सुंदर था, तो बेटा सुस्त और बोधा था। बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? सूरदास जैसी, जैन मुनियों जैसी, कबीरपंथियों जैसी, गांधी टोपी जैसी, तो कबीरपंथियों जैसी। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का दाह संस्कार अपनी पुत्र वधू से कराया। इस कार्य से भगत जी के किस विचारधारा का परिचय मिलता है? रूढ़िवादिता का विरोध एवं प्रगतिशील विचारधारा का, रूढ़िवादी विचारधारा का, उनकी संकुचित मानसिकता का खा दोनों, तो रूढ़िवादिता का विरोध एवं प्रगति स्थायी विचारधारा का। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? तो बाल गोविंद भगत का कद मंझोला था। क्या था? मंझोला था। बाल गोविंद भगत का उम्र कितनी थी? 50 के पार, 60 के पार, 70 के पार, 60 40 के पार, तो 60 के पार। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का नाम है शिव पूजन सहाय, स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी, इनमें से कोई नहीं, तो रामवृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत किसकी जड़ों की बेडोल माला बांधे रहते थे? आंवले की, नीम की, धतूरे की, या तुलसी की, तो तुलसी की। पाठ बाल गोविंद भगत गद्य लेखन की कौन सी विद्या है? कहानी, उपन्यास, अंक, रेखाचित्र, तो रेखाचित्र। लेखनवी अंदाज के लेखक कौन है? प्रेमचंद, यशपाल, निराला, नागार्जुन, तो यशपाल। कौन हो जाएंगे? लखनऊ किस प्रदेश की राजधानी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या आंध्र प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश। ट्रेन की किस क्लास में लेखक सफ़र कर रहा था? फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, या सामान्य बोगी? सेकेंड क्लास। क्या हो जाएगा? सेकेंड क्लास। लेखक यशपाल का जन्म कब हुआ था? 1830 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में, तो 1903 ईस्वी में। लखनवी अंदाज किस प्रकार की रचना है? व्यंग, उपन्यास, कहानी, या निबंध, तो व्यंग है। क्या है? व्यंग। लेखक यशपाल की मृत्यु कब हुई? 1976 में। लेखक यशपाल के किसी एक उपन्यास का नाम बताएं, तो क्या हो जाएगा? झूठा सच। ट्रेन में यात्रा करते समय लेखक किससे मिलता है? नवाबी नस्ल के एक व्यक्ति से। लेखक ट्रेन में किस उद्देश्य से यात्रा कर रहा था? कहानी की तलाश में। किस तलाश में? कहानी की तलाश में। नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को क्या देने की पेशकश की थी? खीरा। क्या देने की पेशकश की थी? खीरा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था? तो 1927 में। उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया? पराग का। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। उन्होंने साहित्य अकादमी किस रचना पर मिला? खुटियों पर टंगे लोग। सर्वेश्वर जी किस नाम से दिनमान में स्तंभ में लिखते थे? चर्चे और चरखे। इस पाठ पर चर्चित जहराबाद का अर्थ है एक प्रकार का जहरीला तथा कष्ट साध्य फोड़ा। क्या हो जाएगा? इस पाठ में चर्चित जहरबाद का अर्थ है एक प्रकार का जहरीला तथा कष्टम साध्य फोड़ा। फादर बुल्के सन्यासी बनने से पहले किसकी पढ़ाई कर रहे थे? इंजीनियरिंग की। किसी कर रहे थे? इंजीनियरिंग की। फादर बुल्के की स्मृति को किस भांति बताया गया है? तो किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की भांति। किनसे बात करना लेखक के लिए कर्म के संपर्क से भरना था? माँ से, बच्चों से, लोगों से, या फादर से? तो फादर से। फादर ने जिसेट संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी? मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, धर्मचार्य की, इनमें से कोई नहीं, धर्मचार्य की। फादर को याद करना लेखक के लिए कैसा संगीत सुनने जैसा अनुभव हुआ? मधुर, कर्कश, उदास, शांत, इनमें से कोई नहीं, तो उदार, शांत। के रूप में फादर किसे देखना चाहते थे?
उर्दू को, फारसी को, हिंदी को, इनमें से कोई नहीं, तो हिंदी को। किसी के दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था? उपेक्षित, आनंदपूर्ण, कटु या संतावनापूर्ण? तो संतावनापूर्ण। फादर बुल्के किस देश में जन्मे थे? फ्रांस, बेल्जियम, रूस या जर्मनी? तो बेल्जियम। मानवीय करुणा की दिव्य चमक की शैली में लिखा गया है? कहानी, कविता, निबंध या स्मरण? स्मरण, संस्मरण। परिमल किसका नाम था? परिमल एक साहित्यिक संस्था का नाम था। फादर बुल्के कोष तैयार किया? सामंतर कोष, अंग्रेजी संस्कृत कोष, अंग्रेजी हिंदी कोष या अंग्रेजी फ्रेंच कोष? तो अंग्रेजी हिंदी कोष। लेखक ने फादर की उपस्थिति की तुलना किस वीर से की है? देवदारू वीर से। मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ? मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में हुआ। मन्नू भंडारी के 2 उपन्यासों का नाम लिखिए। आपका बेटी है और महाभोज। मन्नू भंडारी के एक कहानी संग्रह का नाम लिखिए। त्रिशंकु। क्या हो जाएगा? त्रिशंकु। मन्नू भंडारी को कौन कौन से पुरस्कार मिले? हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आदि। एक कहानी या भी पाठ के माध्यम से बताइए कि लेखिका की 2 साल बड़ी बहन का क्या नाम था? सुशीला। क्या नाम था? सुशीला। जैनेंद्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था? सुनीता। लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था? विचारों का भिन्नता। डॉक्टर साहब का क्या नाम था? डॉक्टर अम्बालाल। डॉक्टर साहब कौन थे? लेखिका के पिता के मित्र। लेखिका के मन में कौन सी भावना ग्रंथि बन गई थी? काले रंग की हीना। मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता था? अजमेर में। कहाँ बीता था? अजमेर में। मन्नू भंडारी के हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? शीला अग्रवाल। क्या नाम था? शीला अग्रवाल। शीला अग्रवाल। लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था? त्यागशील। कैसा था? त्यागशील। लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने को क्यों कहते थे? वे उसे बहस करना सिखाना चाहते थे। वे उसे देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे। औपचारिकता वश बैठने को कहते थे। लेखिका की इच्छा के कारण वे उसे देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे। सन 46-47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था? देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। स्वतंत्रता की तैयारी चल रही थी। देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था। यह संविधान तैयार किया जा रहा था, तो देश को स्वतंत्र कराने पर जोश उफान पर था। लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे? चिंता के कारण, गरीबी के कारण, अपनों के विश्वासघात के कारण या इनमें से कोई नहीं था? अपनों के विश्वासघात के कारण। किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? महात्मा गांधी की, पिता की, शीला अग्रवाल की या फिर क्रांतिकारियों की? शीला अग्रवाल की। लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया? प्रसन्नता, गर्व, क्रोध या चिंता? तो गर्व। इस लेख में लेखिका का कौन सा व्यक्तिगत सामने आया? गुस्सेला, उदंड, शर्मिला, स्वतंत्रता सेनानी? तो स्वतंत्रता सेनानी। लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलवाया? आंदोलनकारी, बिगड़ेल, झगड़ालू या अशिष्ट? तो आंदोलनकारी। नेक्स्ट, नौबत खाने में इबादत पाठ किसके जीवन पर केंद्रित था? बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर। किसके स्थान पर? बिस्मिल्लाह खां। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। कौन है? यतीन्द्र मिश्र। बिस्मिल्लाह खां का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे? शहनाई वादक। किसके वादक थे? शहनाई वादक। इबादत का क्या अर्थ होता है? पूजा, श्रम, सफलता, उपलब्धि। इबादत का अर्थ होता है पूजा। क्या होता है? पूजा। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? अमीरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। कहाँ हुआ था? डुमराव में। बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खां शहनाई का रियाज करने कहाँ जाते थे? बालाजी मंदिर के नौबत खाने में। कहाँ जाते थे? बालाजी मंदिर के नौबत खाने में। सुशिरवादों में शाह की उपाधि किस वाद्य यंत्र को प्राप्त है? शहनाई को। मुस्लिम समाज के लोग किस पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो मुहर्रम को। किसको मानते हैं? मुहर्रम को। शिव पूजन शाह का जन्म कब हुआ था? शिव पूजन का शाह का जन्म 1893 में हुआ था। शिव पूजन शाह की रचनाएं किस नाम से और कितने खंडों में प्रकाशित है?
शिव पूजन सहाय की रचनाएं शिव पूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में प्रकाशित है। बोधकर का क्या अर्थ है? बोधकर का अर्थ सराबोर कर देना। वर्षा से बचने के लिए बच्चों ने क्या किया? वर्षा से बचने के लिए बच्चों ने पेड़ के जड़ से चिपक कर बैठ गए। लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे? लेखक के पिताजी उन्हें एक फूल के कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। लेखक के पिताजी उन्हें एक फूल के कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। उतान शब्द का क्या अर्थ है? उतान शब्द का अर्थ है पीठ के बल लेटना। शिवपूजन सहाय द्वारा संपादित 2 पत्रिकाओं के नाम लिखें। बादल और जागरण। क्या है? बादल और जागरण। बचपन में लेखक पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलते थे? बचपन में लेखक पिताजी के साथ कुश्ती खेलते थे। क्या खेलते थे? कुश्ती। लेखक के बचपन का क्या नाम था? लेखक के बचपन का नाम था तारकेश्वर नाथ। मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था? मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चल रहा था। मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चल रहा था। ठौर शब्द का क्या अर्थ है? ठौर शब्द का अर्थ होता है स्थान। क्या होता है? स्थान। बचपन में लेखक किसका तिलक लगाता था? बचपन में लेखक भभूत का तिलक लगाता था। किसका लगाता था? भभूत। भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे? भभूत लगाने से लेखक बम भोला बन जाते थे। चिरौरी करना का क्या अर्थ है? चिरौरी करने का अर्थ है विनती करना। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? मूसन तिवारी को। किसे चिढ़ाया था? मूसन तिवारी को। ओमला किसे कहते हैं? ओमला आम का उगता हुआ पौधा को कहा जाता है। आम का उगता हुआ पौधा को कहा जाता है। माँ ने भोलानाथ के घाव को पर क्या लगाया? माँ ने भोलानाथ के घाव पर पीसी हुई हल्दी लगाई थी। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? भोलानाथ खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते थे। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कौन है? जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कमलेश्वर है। कौन है? कमलेश्वर। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ? कमलेश्वर का जन्म 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। सभापति ने नाक का हल ढूंढने के लिए किसको बुलाया? सभापति ने नाक का हल ढूंढने के लिए कलाकार को बुलाया। किसको बुलाया? कलाकार को। जॉर्ज पंचम की नाक कहाँ लगी हुई थी? जॉर्ज पंचम की नाक इंडिया गेट पर लगी हुई थी। भारत में इंडिया गेट कहाँ है? भारत में इंडिया गेट दिल्ली में है, मतलब दिल्ली में है। जॉर्ज पंचम की नाक कैसा लेख है? व्यंग्य लेख है। क्या है? व्यंग्य लेख। किसका भारत में आगमन हो रहा था? रानी एलिजाबेथ का। किसका हो रहा था? रानी एलिजाबेथ का। सभापति ने नाक का हल ढूंढने के लिए किसको बुलाया? मूर्तिकार को। किसको बुलाया? मूर्तिकार को। नाक का ना होना का क्या अर्थ है? नाक का ना होना मतलब सम्मान ना होना। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में किस पर व्यंग्य किया गया? सरकारी तंत्र पर। किस पर? सरकारी तंत्र पर। साना साना हाथ जोड़ी का क्या अर्थ है? साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। लेखिका ने युमथांग की यात्रा के दौरान कौन कौन से वृक्ष देखे? लेखिका ने युमथांग की यात्रा के दौरान पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ देखे। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन है? मधु कांकरिया। कौन है? मधु कांकरिया। मधु कांकरिया की 2 रचनाओं का नाम लिखिए। मधु कांकरिया के 2 रचनाओं का नाम है सलाम आखिरी और खुले गगन के लाल सितारे। लेखिका ने ड्राइवर का क्या नाम था? लेखिका के ड्राइवर का क्या नाम था? जितेन नार्गे। क्या नाम था? जितेन नार्गे। खूब ऊंचाई से शिखरों से गिरते फेन उगलते झरने का क्या नाम था? 7 सिस्टर वाटरफॉल। क्या नाम था? 7 सिस्टर वाटरफॉल। लेखिका ने बहते हुए झरने को किसका प्रतीक बताया? जीवन के अनंतता का प्रतीक बताया। लेखिका झरने के पास बैठकर क्या सुनने लगी? लेखिका झरने के पास बैठकर झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। चरवेती का क्या अर्थ है? चरवेती का अर्थ है चलते रहो चलते रहो। साना साना हाथ जोड़ी पाठ है एक यात्रा वृत्तांत।
एक यात्रा वृतांत। साना साना हाथ जोड़ी पाठ किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? गंगोट का। कहाँ का? गंगोट का। गंतोक का क्या अर्थ है? गंतोक का अर्थ है पहाड़। क्या है? पहाड़। गंतोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है? गंतोक में श्वेत पताकाएं शोक के अवसर पर फहराई जाती है। किसके अवसर पर? शोक के अवसर पर। लेखिका ने गंटोक को किसका शहर कहा है? लेखिका ने गंटोक को मेहनतकश बादशाह का शहर कहा है। किसे कहा गया? मेहनतकश बादशाह शहर कहा है। रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका के मन में क्या जगा रही थी? रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रही थी। क्या जगा रही थी? सम्मोहन। प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? प्रकृति जल संचय की व्यवस्था सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ पड़ती है, गर्मियों में वह बर्फ पिघलाती है, पहाड़ों से निकलने वाली नदियां लोगों की प्यास बुझाती है। सभी कथन सत्य। सभी कथन सत्य। क्या है? सभी कथन सत्य हैं। गंटोक नगर किस राज्य की राजधानी? गंटोक नगर सिक्किम राज्य की राजधानी है। कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है? तो हिमालय पर्वत का। किसका है? हिमालय पर्वत का। जितने नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? जितने नार्गे की जीप में दलाई लामा की चित्र लगी हुई थी। कवि लॉन्गस्टोक नामक स्थान पर कौन सी हिंदी फिल्म शूटिंग हुई थी? कवि लॉन्गस्टोक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। मशगूल शब्द का क्या अर्थ है? मशगूल शब्द का अर्थ है व्यस्त। क्या है? व्यस्त। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प में चयन कीजिए। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है? तो सकर्मक क्रिया होती है। याद रखिएगा, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है कौन सी क्रिया है? बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक क्रिया। जैसे कि बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, बच्चा क्या पढ़ रहा है? तो पुस्तक। जब जवाब मिलता है तो सकर्मक क्रिया होता है। क्या होता है? सकर्मक। किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद कौन है? किसान, खेत या जोत या जोत रहा है, तो क्रियापद होता है जो काम को कर रहा है, मैंने क्या काम कर रहा है सो दिखाता है। तो जोत रहा है। क्या कर रहा है? जोत रहा है। तो जोत रहा है मेरा क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। कौन सा वाक्य आक्रामक क्रिया का उदाहरण है? आक्रामक क्रिया मतलब क्या बताएं? जिसमें कर्म का मतलब नहीं हो। रमेश हंस रहा है, माँ भोजन बना रही है, वह गीता गा रही है, मैं शरबत पी रहा हूँ। देखिए सब में क्या है? काम क्या हो रहा है? यहाँ पे भोजन बनाने का काम हो रहा है, यहाँ शरबत पीने का काम हो रहा है, यहाँ गीत गाने का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। रमेश हंस रहा है। क्या हंस रहा है? इसका जवाब तो नहीं मिला, तो ये क्या होगा इसका आंसर? रमेश हंस रहा है। अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा आकाश। क्या होता है? दूसरा आकाश होता है। निम्नलिखित में से श्वेत का अनिकार्थी शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से श्वेत का अनिकार्थी शब्द श्याम नहीं है। क्या नहीं है? श्याम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्चयबोधक अव्यय है? धीरे धीरे, अरे, अथवा, वह। तो अथवा होगा। क्या होगा? अथवा। पता नहीं वह चला गया, सही अव्यय पद चुने। यहाँ, वहाँ, तब, कब। तो क्या होगा? पता नहीं वह कब चला गया। शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छे बने, यह कौन सा वाक्य है? तो शिक्षक चाहते हैं कि, तो जहाँ की आता है वहाँ मिश्र वाक्य हो जाता है। क्या होता है? मिश्र वाक्य। प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन यह अव्ययी भाव समास है। कैसा समास है? अव्ययी भाव। निम्न में से बहुब्रीहि समास कौन है? तो बहुब्रीहि क्या हो जाएगा? लंबोदर, जिसका तीसरा अर्थ निकले। तीसरा लंबोदर किनको कहते हैं? गणेश जी को। पक्षी आकाश में उड़ेंगे, यह कौन सा वाच्य है? तो पक्षी आकाश में उड़ेंगे, तो ये कर्तरी वाच्य। क्या है? कर्तरी वाच्य। फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी? तो फादर बुल्के की मृत्यु जहरबाद से, तपेदिक से, कैंसर से या ज्वर से? तो जहरबाद से हुई थी। विधान का क्या अर्थ होता है? विधान का अर्थ होता है नियम। विधान का अर्थ क्या होता है? नियम। निम्न प्रस्तुत पठित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को सही विकल्प का चयन करें। हमरो हरील की लकड़ी
मन क्रम वचन नंद नदन उर्प, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस, निसी कान कान जकरी। तो गोपियाँ की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है? तो हरिल की तरह। किसकी तरह? हरिल की तरह। यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया? यहाँ नंद नंदन कृष्ण को कहा गया। घेर घेर घोर गगन, धराधर हो ललित ललित काले, घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। यह पद्यांश किस कविता का अंश है? ये कविता उत्साह का है। किसका है? उत्साह का। कभी बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं? कभी बादल को पूरा आकाश घेरने को कह रहे हैं। कैप्टन कौन था? कैप्टन चश्मे वाला था। कैप्टन कौन था? चश्मे वाला। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया? लेखक ने खीरा खाने से इसलिए इनकार कर दिया, क्यों? आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इनकार कर दिया, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, तो पता ही होगा आपको। लेखिका मन्नू भंडारी, लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता? तो अजमेर में बीता। कहाँ बीता? अजमेर में। परशुराम के गुरु कौन थे? परशुराम के गुरु शिव जी थे। कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित हैं? कवि नागार्जुन मैथिली में यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। मृग तृष्णा का अर्थ है, मृग तृष्णा का अर्थ है छलावा। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? मुख्य गायन की आवाज़ चट्टान जैसी भारी थी। भोलेनाथ के सिर में क्या था? भोलेनाथ के सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी। क्या थी? लंबी लंबी जटाएं। कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे? कभी कभी बच्चे बारात का जुलूस निकालते थे। जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? जॉर्ज पंचम की लाट दिल्ली में स्थित थी। गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी? गंगटोक नगर सिक्किम राज्य की राजधानी है। थैंक यू। और मेरा एक वीडियो और है जो इसके पहले मैंने डाला है, उसे भी आप पूरा देख लीजिए। उसमें कुछ पैसेज भी है, उसका भी आंसर उसमें दिया हुआ है, और कुछ ग्रामर भी है, उसे भी देखना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।